आप सभी को आज वर्ल्ड मास्टर चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करने वाले फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10 का है। यदि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन आज फर्स्ट एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इससे पहले मैंने 1-2 लेक्चर और भी दे दिए हैं, जिसे आप देख लें पहले, तब उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करें। तो आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या करना। तो पहला नंबर पॉइंट में क्या है कि आपतित किरण। दो माध्यमों को, तो आपतित किरण किसे कहेंगे, ठीक है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। तो अब हम लोग इसे समझते हैं कि आपतित किरण किसे कहेंगे। जैसा कि परिभाषा के मुताबिक कि कोई दो माध्यम होनी चाहिए, ठीक है, तो एक हमारा एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया, ठीक है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली, तो देखिए अलग करने वाली सतह क्या हो रही है, एक ए और बी सतह क्या है जो कि माध्यम को अलग करने वाली सतह है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हो रही है कि आपतित हो रही है। सॉरी, एक बार और फिर से परिभाषा को देखते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो पड़ती है प्रकाश की किरण उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो आप देखिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो कि ए बी पे क्या हो रही है, एक पीक्यू किरण पड़ रही है जो क्या हो गया, आपतित किरण कहलाएगा। आई होप कि आपको आपतित किरण समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। चूँकि यह आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बताना जरूरी था कि आप लोग को समझ में आ जाए। यह लेंस के लिए हो रहा है, ठीक है, लेंसों के लिए। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो क्या जा रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या हो, दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जो कि हमारा क्यू बिंदु एक आपतन बिंदु हो गया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट करें, और नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट है तो भी कमेंट करें ताकि मैं वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकूं। ओके, तो आपको आपतन बिंदु हो भी समझ में आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अभिलंब कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है अभिलंब, क्या होता है। तो आपतन बिंदु जो है क्यू, उस पर एक लंब मैंने क्या किया, खींच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू एम। तो क्यू एम एक क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से अभिलंब की परिभाषा भी समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपतन कोण। अब हमारे पास आपतन कोण है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसे आई से सूचित करेंगे। दोस्तों एक मिस्टेक मुझसे हो गया है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच लिख दिए हैं, मैंने लिख दिया है। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लोग जरा सही कर लीजिएगा। तो देखिए आपतन कोण हमारा किस प्रकार बन रहा है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, आपतन कोण है, ठीक है, जो कि पी क्यू एम एक हमारा क्या हो गया, आपतन कोण। तो आई होप कि आपको आपतन कोण भी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। तो आप अपवर्तन कोण को देखें। अपवर्तित किरण क्या है, ये अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने अपवर्तित किरण नहीं बताया है कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं और निर्गत किरण, तो हम लोग पहले उसे जान लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे अपवर्तित किरण। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन के बाद गमन करने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यह परिभाषा खुद से बनाया है कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो किरण गमन कर रही है, यहाँ तक जा रही है, वो क्या कहलाएगी, आपतित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि बच्चों आप लोगों को अपवर्तित किरण की और अच्छे से परिभाषा आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आपके सामने है कि निर्गत किरण। निर्गत किरण किसे कहेंगे, दो माध्यमों के अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें फिर भी गमन कर रही है तीसरे माध्यम में, उसे क्या कहेंगे, निर्गत किरण। तो आप देखिए कि यह एक आपतित किरण हो गया और यह हो गया निर्गत, सॉरी
अपवर्तित किरण। तो एक माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये। तो तीसरे माध्यम में एक प्रकाश की किरण फिर अपवर्तित किरण क्या हो रही है कि तीसरे माध्यम में चली जा रही है एक। तो ये जो किरण कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, निर्गत किरण। ठीक है, आर एस हमारा क्या हो गया, निर्गत किरण। तो मैंने कुछ यहाँ पे बिंदु दे दिए हैं कि पी क्यू हमारा आपतित किरण है। तो आप डायग्राम में देखिए कि पी क्यू हमारा आपतित किरण है और क्यू आर जो कि अपवर्तित किरण है। तो हमारा क्यू आर एक अपवर्तित किरण है, आर एस एक निर्गत किरण है। तो आर एस हमारा एक प्रकार का निर्गत किरण है। एल एन, एल एन एक पार्श्विक विस्थापन है, जिसे मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। क्यू एम एक निर्गत किरण के समानांतर रेखा है। ठीक है, क्यू एम एक, क्यू और एम जो है ना वह निर्गत किरण की समानांतर रेखा है। ए बी सी डी एक आयताकार स्लैब है जो कि सघन माध्यम है। ए बी सी डी एक आयताकार स्लैब है जो कि एक प्रकार का सघन माध्यम या ठोस माध्यम है। प्रकाश प्रायः दो माध्यमों में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश दो माध्यमों में गमन करती है। ठीक है, सही कर ली। मुझे पता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वह सघन माध्यम कहलाता है। चूंकि दो माध्यमों के बीच में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, तब यह होता है। तो आप जानिए सघन माध्यम क्या है। जैसा कि आप देखिए कि दो माध्यमों में कंपेयर किया जा रहा है, तो जिसमें क्या हो रही है, प्रकाश की चाल, ये माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की चाल कम हो रही है। क्यों, जब प्रकाश की चाल कम होगी तो क्या होगा, अपवर्तन वो अभिलंब की ओर और अपवर्तित किरण झुकने लगेगी। ये हमारा एक सघन माध्यम है जो कि ठोस माध्यम होना चाहिए। समझ लीजिए कि ठोस माध्यम जो भी होगा वह क्या होगा, हमारा सघन माध्यम कहलाएगा। और जो गैसीय माध्यम होगा वह क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। ठोस और गैस की अपेक्षा में यदि ठोस और द्रव्य की अवस्था में पूछा जाए कि कौन विरल माध्यम होगा कौन सघन माध्यम, तो द्रव्य जो पदार्थ होगा वह हमारा क्या होगा, विरल माध्यम। और सघन माध्यम वह होगा जिसमें ठोस पदार्थ जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। तो अब हम लोग जानेंगे विरल माध्यम किसे कहते हैं। विरल माध्यम, जिस पदार्थ के माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो बता दूं कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल हमारा वायु में या निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो आपको विरल माध्यम भी समझ में आ चुका होगा। तो आपको देखिए मैं 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा, आपको 70% एग्जाम में लड़ने लायक होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसे याद करना ना भूलें। जब प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से पानी या आयताकार स्लैब के कांच में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है या पास आती है, आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए कि एक वायु समझ लीजिए इसे, जो कि विरल माध्यम है, तो क्या कर रही है कि आपतित किरण क्या हो रही है कि सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, जो कि एक पानी का आयताकार स्लैब मान लीजिए इसे। तो इसमें प्रवेश कर रही है, तो देखिए अभिलंब के पास जा रही है यह किरण। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा कि जब जब प्रकाश की किरणें वायु या विरल माध्यम से पानी में या आयताकार कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर न जाकर के अभिलंब के पास आती है, जैसा कि आपका आंसर है अभिलंब के पास। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब प्रकाश की किरण पानी यानी सघन माध्यम से वायु में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब के पास जाती है या फिर दूर जाती है। तो देखिए कि सघन माध्यम, समझिए कि यह सघन माध्यम है, ये कोई आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण जब आ रही है, समझ लीजिए सपोज डेट ये सघन माध्यम, इसे भूल जाइए आप। ठीक है, इसे आप भूल जाओ। ये हमारा क्या है, एक सघन माध्यम है, ये एक विरल माध्यम है। तो समझ जाओ कि ये आपतित किरण है जो कि क्या कर रही है कि विरल माध्यम में जा रही है, प्रवेश कर रही है। तो यह क्या हो रही है, अभिलंब से दूर जा रही है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कि यह अभिलंब से दूर जा रही है। सपोज मैं मानूं कि यह आपतित किरण है और यह हमारा अपवर्तित किरण है। तो जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटने लगती है। तो आपका आंसर चूंकि सॉल्व हो चुका है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पानी सघन माध्यम है डिटेल में बताने के लिए, और वायु जल या पानी की अपेक्षा विरल माध्यम या कमजोर माध्यम है। पानी से वायु में तिरछी प्रवेश करती प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर चली जाती है। नोट में देख लीजिए कि 1 और 2 जो स्थितियां हैं ना, वह आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बता दें कि किरण जब ये दोनों पॉइंट में है ना, उसमें क्या हो रही है, किरण तिरछी प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर या नहीं उसके पास जाती है। यदि सपोज डेट आप समझिए कि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, तो इस प्रकार से ही चली जा रही है, तो क्या हो रहा है, वह न अभिलंब के पास जा रही है, नहीं अभिलंब की दूर थी कभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ना ही अभिलंब के पास जाएगी और ना ही अभिलंब से दूर जाएगी। यह ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बिना देरी किए हुए अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या जानने वाले हैं, पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आप समझिए कि एक आपतित किरण, देखिए हमारा आपतित किरण यह हो गया, और निर्गत किरण के बीच ये निर्गत किरण है। तो मैंने क्या किया कि आपतित किरण को जरा थोड़ा सा क्या किया, मैंने डॉटेड लाइन की तरह
के थ्रू पीछे की ओर घसकाया, ठीक है। तो क्यू एम हमारा क्या होगा, हो गया कि क्यू एम, आप देखिए यहाँ पे क्यू एम क्या है कि निर्गत किरण के समानांतर रेखा है। एक निर्गत किरण के समानांतर मैंने एक रेखा खींच दिया, तो और क्या करा, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, और मैंने क्या किया, निर्गत किरण के क्या किया, निर्गत किरण के वो पीछे की ओर डॉटेड लाइन ले गया। तो अब देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, तो देखिए लंबवत दूरी क्या है हमारी, जो यह डिस्टेंस निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पार्श्वरिक विस्थापन। आई होप कि आपको पार्श्वरिक विस्थापन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, पार्श्वरिक विस्थापन का, या फिर आप यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस माप सकते हैं, तो भी आपका बराबर ही आएगा। तो बिना देरी किए हम लोग अगले नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आपको क्या करा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठोस पदार्थ जो होगा ना वो पारदर्शी माध्यम, सॉरी ठोस पारदर्शी माध्यम सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जो ठोस पारदर्शी माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कहने का मतलब है कि कम होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं उत्तल लेंस की मुख्य फोकस की परिभाषा। चूंकि यह अब एग्जाम टाइम में पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, या फिर कहीं हो सकता है कि इस साल आपको पूछा जा सके, तो आप लोग इस परिभाषा को अच्छे तरीके से देख कर लो और याद कर लो कि अनंत बिंदु, अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित या मिलती हुई प्रतीत होती है। आप यहाँ पे किसी बिंदु पर भी लिख सकते हो कि प्रतीत होती है, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए हम लोग डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। दोस्तों तो आपके सामने एक उत्तल लेंस है, ठीक है, मैंने क्या किया, उत्तल लेंस का प्रयोग किया। अब देखिए कि अनंत बिंदु कि क्या हो रही है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत बिंदु से जब प्रकाश की किरणों को क्या हो रहा है कि लेंस से अपवर्तन करवाया जा रहा है, तो वह क्या हो रहा है, एक बिंदु जो मिलती है ना, मुख्य फोकस कहते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस के समक्ष रखी अनंत बिंदु से यानी कि प्रकाशमान वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग अगले नंबर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग याद कर लीजिए, यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। दोस्तों आपका है कि उत्तल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी को जानना, तथा दूसरे में क्या है, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस को जानना। पहले हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस जानेंगे, इसके बाद हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी जानेंगे। हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि बुक का सहारा लेकर के बुक से हम लोग जानेंगे कि ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस कैसा होता है, प्रथम मुख्य फोकस कैसा होता है, यह हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब आप उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस देख सकते हो, जैसा कि यह अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है, जो कि हमारा F1 है। यह क्या है, मेरा उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। आई होप डैट कि आपको उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों का उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस का जो दिक्कत है वो आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब आप लोग को जानना है कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी का परिभाषा इस प्रकार से लिखा गया है। उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र ओ से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम में कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहाँ है। दोस्तों तो देखिए कि उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और F1 के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी। इतना के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी। तो आप लोग को ये आई होप कि यह क्लियर हो चुका होगा पॉइंट कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या कहलाएगा। तो आपके सामने है कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के दाएं ओर में स्थित, चूँकि यहाँ पे लिखा है स्थित, फोकस को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के दाएं ओर में स्थित फोकस को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए तो हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
देखिए आप लोग, उत्तल लेंस की यह बाएं ओर स्थित यह बिंदु है F2, जो कि अब देखिए कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस आपको कहा जा रहा था क्या, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो हमने परिभाषा में जाना कि उत्तल लेंस के दाएं ओर में स्थित F2 जो कि फोकस को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप कि आपको उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस समझ में आ चुका होगा। और हम लोग आपको बता दें कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी जो कहा जाएगा वह हमारा उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और F2 के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो आपको बाद में डायग्राम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको उत्तल लेंस की का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का डिफिनेशन भी बता दिया कि उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक है, से द्वितीय फोकस की बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह भी पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें कह रहा है कि अब नेक्स्ट पॉइंट में कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस के सामने अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो एक बार हम लोग और डिफिनेशन को पढ़ेंगे। अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के सामने अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है उसे हम लोग अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप कि अब हम इसे डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। अब देखना है आपको कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, तो जब क्या होती है कि अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं कि उत्तल लेंस की फोकस पर आकर के जिस बिंदु पर आकर के क्या हो रही है, अपसरित अपसरित हो रही है उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। यदि आपको कहा जाए कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा दे तो आपको बताना है कि अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब F1 बिंदु, ठीक है, F1 बिंदु पर क्या हो, अपसरित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। क्योंकि यह किस साइड होगा हमारा स्थित, यह हमारा होगा उत्तल लेंस के अवतल लेंस के क्या होगा, दाईं ओर। अवतल लेंस की बात चूँकि कही जा रही है, आपको ध्यान में यह रखना है कि अवतल लेंस में जो कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु होता है वह अवतल लेंस के दाईं ओर होता है और उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस जो कि बाईं ओर होता है स्थित। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, अब हम लोग क्या जानेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो यह लेंस के बाईं ओर स्थित होता है द्वितीय मुख्य फोकस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा वह क्या होगा, बाईं ओर स्थित होगा। लेंस के सामने अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद F2, ठीक है, F2 पर बिंदु पर क्या हो रही है, अपसरित होती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। आपके सामने मैंने इस डायग्राम को भी बना दिया है कि कोई प्रकाश की किरणें यो आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है लेंस से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक किरण यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, तो जब लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें यहाँ पे अपसरित हो रही है, ठीक है। चाहे यहाँ से भी कोई प्रकाश जाए ना तो भी क्या होगी, वह अपसरित होकर के वापस यहीं पे मिल जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बिंदु, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। तो अब आपके सामने कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस में प्रकाश की किरण लेंस के बाईं ओर से आएगी, ठीक है। अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस में प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आएगी, तो वही अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की बात कही जाएगी तो वह प्रकाश की किरणें दाईं ओर से लेंस की ओर आएगी। तो दोस्तों आपके सामने अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा इस प्रकार से लिखी जा रही है कि अवतल लेंस के दाएं ओर स्थित होता है यह बिंदु, यानी कि कहने का मतलब है कि यह जो बिंदु होगा वह अवतल लेंस के दाएं ओर स्थित होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष
ठीक है। मुख्य अक्ष लिखा हुआ है, ठीक है, के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित होती हुई जिस बिंदु पर जाके मिलती है या एकत्रित होती है उसे हम अवतल लेंस का प्रथम मुखी फोकस कहते हैं। क्योंकि यह भी परिभाषा सत्य है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अपने मन से बनाने वाला परिभाषा दिया जा रहा है, ठीक है। अपने मन से आप लोग परिभाषा बनाइए और हम आपके क्या कर रहे हैं, अपने मन से परिभाषा बना करके दे रहे हैं। आप लोग इस तरीके का परिभाषा याद रखते हैं तो यह आपके सरल भाषा में होगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए डायग्राम में कोई किरण अनंत बिंदु से आ रही है, वह किस साइड से आ रही है, दाएं साइड से आ रही है, तो वह क्या हो रही है कि एक बिंदु पर जाकर के अवशोषित हो रही है, ठीक है। जो बिंदु क्या कहलाएगा हमारा F2 द्वितीय मुख फोकस, सॉरी ये हमारा F1 कहलाएगा, ठीक है। ये F1 होगा, मेरा F1 होगा, ये क्या होगा प्रथम मुखी फोकस, ठीक है, प्रथम मुखी फोकस। तो आई होप कि आपको अवतल लेंस का प्रथम मुखी फोकस भी समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो आपको कुछ पॉइंट नोट में बताया जा रहा है, यह भी पॉइंट आपको याद कर लेना है। लेंस के किरण आरेख में F2 को मूल फोकस माना जाता है, कि जो लेंसों का किरण आरेख हम लोग खींचते हैं ना, तो उसमें हम लोग F2 को ही क्या कहते हैं, मूल फोकस, मतलब कि वास्तविक फोकस माना जाता है किरण आरेख में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आपको क्या कह रहा है, लेंस में किसी दूरी को प्रकाश केंद्र ओ से ही क्या किया जाता है, मापा जाता है। मतलब कि कोई भी डिस्टेंस को हम मापेंगे ना, तो जैसे कि ये ओ बिंदु हो गया, तो हम लोग जब क्या करेंगे कि वस्तु दूरी ज्ञात करेंगे तो ओ से ही मापेंगे, ठीक है। वस्तु जहाँ पे डिनो होगा वहाँ पे हम लोग ओ बिंदु से ही क्या करेंगे, या मान लीजिए कि पी बिंदु पर कोई वस्तु है तो वस्तु दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि प्रतिबिंब दूरी क्या है, ओ क्यू है, ठीक है। ओ से क्यू यहाँ पे स्थित है, क्यू पे भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट में है कि अतः लेंस की फोकस दूरी OF2 होगा और वर्गता त्रिज्या O2F2 होगा, ठीक है। तो सही बात, ये तो सही कथन है। तो कैसे, तो देख लीजिए, जैसा कि मैं बुक का सहारा ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। जैसे कि हम लोग को करना है क्या क्या कि फोकस दूरी को मापना होगा, तो OF2 को इसमें उत्तल लेंस में मापेंगे, और जो कि हमारा अवतल लेंस में क्या होगा, यहाँ से OF2 इधर मापा जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी के नियम हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि लेंस के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि आपतित किरणों को लेंस हमेशा क्या किया जाता है, आपतित किरणों को लेंस के बाईं ओर लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को निकालना एक प्रयोग है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए उत्तल लेंस को क्या करना पड़ेगा, हमें सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों के समक्ष व्यवस्थित करना है, ठीक है। और लेंस की दूसरी ओर क्या होगा, एक लेंस का परावर्तक सतह कैसा होगा कि इस प्रकार से कोई लेंस होगा, ठीक है। अब समझ लो कि इस प्रकार से कोई लेंस है, तो एक साइड क्या करना पड़ेगा, एक साइड से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से सूर्य की प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही होगी, और दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा, एक कागज़ का टुकड़ा क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगी कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे आकर के यो मिलेगी, ठीक है। यो यहाँ पे आकर के प्रकाश की किरणें क्या होगी, मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। यो प्रकाश की किरणें क्या होगी, यहाँ पे आकर के मिलेगी। यो प्रकाश की किरणें यहाँ पे आकर के मिलेगी। तो यहाँ पे जो कागज़ जब जलने लगेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका इसका जो ओ बिंदु ओरिजिन होगा यहाँ पे ओरिजिन, तो यहाँ से और इसकी जो दूरी होगी ना, वही हमारा फोकस दूरी कहलाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है कि परिभाषा में कि समक्ष व्यवस्थित करना, और एक कागज़ को क्या करना है कि दूसरी तरफ रखना है। फिर लेंस को आगे पीछे करके देखना है, लेंस को आगे पीछे करके देखेंगे। जब कागज़ जलना शुरू हो जाए तो यह ध्यान रखें कि लेंस से कागज़ की दूरी क्या थी, लेंस से जो कागज़ की दूरी क्या होगी, तो लेंस और कागज़ की बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी बताया था। तो आप लोग इस परिभाषा को देख लें।
मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए उत्तल लेंस को सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों के समक्ष व्यवस्थित करना है और लेंस की दूसरी ओर एक कागज को रखना है। फिर लेंस को आगे पीछे करके देखें। जब कागज जलना शुरू हो जाए तो यह ध्यान रखें कि लेंस से कागज की दूरी क्या थी, और लेंस लेंस और कागज के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहलाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार के विषय में जानेंगे। ओके, तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। तो दोस्तों, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमें जानना है। तो प्रतिबिंब बता दें आपको कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तथा दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। तो पहला नंबर में आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो क्या हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा को जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिबिंब किसी अनंत बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पर आकर के क्या होती है, अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे वहाँ पे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम जानते हैं कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने क्या आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा को लिखना भूल गया। तो मैं आपको बता दूं परिभाषा इसकी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में लेकिन मिलेगी नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आई होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे याद कर लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा ना, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दों पे प्राप्त किया जा सकता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, उल्टा बनने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। एक्चुअली दोस्तों मैंने इसे आगे पेज में लिखा था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा मैंने लिखी है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो। तो अब हम करने वाले हैं क्या कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि वीवीआई पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं देखा जा सकता है, ये भी आप याद कर लो। केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पे देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये भी याद कर लो कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों को जानना, किरण आरेख को। वस्तु का लेंस और जब उत्तल लेंस में क्या होगा, वस्तु क्या होगा, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब का बनना। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से होगी, वह आभासी होगा, सीधा भी होगा, तो लेंस की उसी ओर वह प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो चलिए हम इसका किरण आरेख देख लेते हैं कि किस प्रकार से किरण आरेख होगा। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से वस्तु कहाँ कहाँ स्थित होगा और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। मैंने किरण आरेख के लिए भारती भवन की पुस्तक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो लेंस आपको जैसे कि देख लिए, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब वस्तु को हम क्या करेंगे, लेंस लेंस यह हमारा उत्तल लेंस हो गया, और अनंत के बीच में जब स्थित करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
सॉरी लेंस तथा फोकस के बीच में रखा जा रहा है, वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच में रखा जा रहा है। तो प्रतिबिंब देखिए किस प्रकार से, वस्तु है इतना सा और प्रतिबिंब देखिए इतना सा बन रहा है हमारा, क्या प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है और वस्तु हमारा कितना सा बन रहा है, पिद्दू सा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वह जब वस्तु लेंस की फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है और सीधा सीधा और वस्तु के आकार में बड़ा बनता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। आई होप डैट कि आपको यहाँ पे जो भी बिंदु समझाया जा रहा है, पॉइंट क्लियर कराया जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ यस, और नहीं आ रहे हैं तो आप बताइए कि नो। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि फोकस। फोकस पर वस्तु की स्थिति होगी, कहाँ पे, उत्तल लेंस में फोकस पे स्थित हो गया वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। जब वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देखिए कि वस्तु फोकस पर स्थित है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के फोकस पे स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब देखिए कि अनंत पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कटान बिंदु नहीं आने वाला है तो यह अनंत बिंदु पे ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनने वाला है। ठीक है, बड़ा ही नहीं बहुत ही बड़ा बनने वाला है। तो आई होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि वस्तु जब F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत, ठीक है, अनंत तथा 2F के बीच बनने वाला है। बता दूं कि जो 2F1 होता है ना, वो एक प्रकार का क्या है, बता दूं तो वह एक प्रकार का वर्कता केंद्र है। ठीक है, वर्कता केंद्र ही है। ठीक है, तो हम लोग इसका किरण आरेख को देखते हैं अब। जैसा कि आप देख सकते हो कि F1 और 2F1 के बीच वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। 2F1 और F1 के बीच में कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब देखिए आप किस प्रकार से बन रहा है कि 2F2 और अनंत के बीच ये वस्तु, जो कि वस्तु के प्रतिबिंब से थोड़ा क्या होगा, बराबर ही लगभग समझिए, नहीं वस्तु से थोड़ा बड़ा सा होगा। ठीक है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनने वाला प्रतिबिंब है। जैसा कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा बनने वाला है, वास्तविक वास्तविक बनने वाला है और वो 2F और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा भी होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पॉइंट की ओर। चौथे नंबर पॉइंट में कह रहा है कि वस्तु की स्थिति 2F1 पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो जब वस्तु 2F1 यानी कि C1 पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा लेंस की दूसरी ओर, और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए हम लोग इसका किरण आरेख को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों तो जैसा कि देखिए कि वस्तु 2F1 पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब उसका किस प्रकार से बनने वाला है। तो देखिए कि 2F1 पे हमने क्या किया है, वस्तु को डिनोट किया है, मतलब उपस्थित किया है, तो जिसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है कि लेंस की दूसरी ओर 2F2 पे बन रहा है। तो अब देखिए कि प्रतिबिंब कैसा हो रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब 2F पर उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, आकार में कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होने वाला है। ठीक है, वस्तु से बड़ा आकृति में होने वाला है। तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इससे नोमेरिकल में नहीं बट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पाँचवें नंबर किरण आरेख में कहेगा कि 2F1 और अनंत के बीच वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 पर F2 और 2F 2F2 और 2F2 के बीच बनने वाला है। ठीक है, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर भी होगा। तो चलिए हम लोग इसका किरण आरेख को समझते हैं। देखिए वस्तु की स्थिति हमारे पास कहाँ है, 2F1
और अनंत के बीच स्थित है। तो प्रतिबिंब देखिए किस प्रकार से बनेगा। वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में स्थित है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब देखिए आप कहाँ बन रहा है कि 2F2 और F2 के बीच बन रहा है, कैसा छोटा बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, छोटा बन रहा है। तो देखिए कि यह किस प्रकार से हम लोग इसका किरण आरेख में, जब वस्तु क्या कह रहा है 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेंस की दूसरी ओर क्या होगा, F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर आगे। देखिए वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनने वाला है, वास्तविक बनने वाला है, उल्टा बनने वाला है और वस्तु से छोटा बनने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके किरण आरेख को देखते हैं, समझते हैं। देखिए वस्तु की स्थिति अनंत पर है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। देखिए अनंत पे कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमारे क्या बन रहा है, F2 पे बन रहा है, ठीक है। वस्तु क्या हो रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है। तो हम लोग अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। तो अब हम लोग को जानना है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नोट में मैंने क्या लिखा है, जिस प्रकार उत्तल दर्पण में दो स्थानों पर ही वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तु को रखा जाता है तथा दो स्थानों पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अवतल लेंस में होता है, ठीक है। आपको बता दूं कि अवतल लेंस जो वास्तव में हमको हमारे ख्याल से लगता है कि अवतल लेंस जो होता है ना, वह उत्तल दर्पण जैसा होता है, व्यवहार करता है, प्रतिबिंब उसमें किरण आरेख में उसी प्रकार बनता है। और जो अवतल दर्पण होता है वह उत्तल लेंस की तरह प्रतिबिंब को किरण आरेख में बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको पहला नंबर पॉइंट में दे रखा है कि वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो, ठीक है। तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अवतल लेंस और और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब लेंस और F2 के बीच, ठीक है, लेंस तथा F2 के बीच के बनेगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। चलिए हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि आप देखिए डायग्राम में कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, लेंस तथा अनंत के बीच में रखा गया है। यहाँ पे ये वस्तु हमारा है, लेंस तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है, जहाँ उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के फोकस तथा स्वयं लेंस के बीच में बन रहा है। तो और कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि अवतल लेंस द्वारा दूसरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सो जानेंगे। जब वस्तु क्या हो, मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष के अनंत पर स्थित हो, अवतल लेंस की बात कर रही है, ये अवतल लेंस की बात कही जा रही है, अवतल लेंस की बात कही जा रही है। जब वस्तु अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के अनंत बिंदु पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो F2 पर बनने वाला है, B में आभासी बनने वाला है, C में सीधा बनने वाला है और उसकी आकृति को तो हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा बनने वाला है। तो चलिए हम इसके किरण आरेख को समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो ये अपसृत होती हुई कहाँ पहुँच रही है, फोकस पे। तो आपका जब मैंने बताया कि वस्तु जब कहाँ पे होना चाहिए, वस्तु जब अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे कहाँ पे बनने वाला है, F2, ठीक है। ये होगा F2 पे बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा बनने वाला है। तब आकृति नगण्य, देख रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु सा प्रतिबिंब बन रहा है जिसे आप लोग गिन भी नहीं सकते हैं या हम भी नहीं गिन सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे। चिन्ह परिपाटी के नियम को जानते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम को जानने से पहले हम लोग
ये जान लेंगे कि उत्तल लेंस का जो यह मान सारणी आकृति मान सारणी है उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। यह आपके सामने उत्तल लेंस अवतल लेंस का क्या है कि आकृति मान सारणी है, उसे आप याद कर लेना है और इसे स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लीजिए। क्योंकि मुझे यह तालिका समझाने के लिए भारतीय भवन की पुस्तक का सहारा लेना पड़ा है। अब हम लोग जानने वाले हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम को, ठीक है। चूँकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पहले चैप्टर की जो लेक्चर हमने दिया था उसमें आप लोग को बताया था कि दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी का नियम आपको बताया जा रहा है कि लेंस के जो आपतित किरण होगा लेंस में वह किस साइड से होगा, हमेशा बाएं साइड से वो चलेगा, ठीक है। मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई दूरियाँ, ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई दूरियाँ की बात कही जा रही है। मूल बिंदु के बाईं ओर की मापी गई दूरियाँ कैसी होगी, ऋणात्मक होने वाली है, ठीक है। और जो कि प्रधान या मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियाँ जो मापी जाएगी वह क्या होगी, प्लस में, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर की मापी गई दूरियाँ प्लस में ही होगी, ठीक है। प्रधान या मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है नीचे की दूरियाँ माइनस में मापी जाती है। ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट है यह, जो कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ठीक है, ये प्रकाश केंद्र हो रहा है मेरा। तो अब हम लोग इसके नियम के बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं, क्या नियम के बिंदुओं को। आप लोग चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि निम्नलिखित बताए जा रहे हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसका इंग्लिश नेम है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, को निर्देशांक एक्स डाइस अक्ष द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है, या माना जाता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि लेंस की सभी दूरियां, ठीक है, सभी दूरियां जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश केंद्र यानी कि ऑप्टिकल पॉइंट से ही क्या किया जाता है, मापी जाती है, या प्रकाश केंद्र या मूल बिंदु से माना जाता है। जो कि प्रकाश केंद्र जो होगा ना उसे हम लोग क्या मानने वाले हैं, मान सकते हैं मूल बिंदु समझ सकते हैं। मूल बिंदु क्या इसको हम समझ सकते हैं मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन, ठीक है। तो आप लोग को ये पॉइंट जल्दी से जल्दी याद करते जाना है, इसमें याद करने की बात नहीं, आपको समझने की बात थी, ठीक है। तो लेंस के बाईं, तीसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि लेंस की बाईं ओर की दूरियां मापी जाती है किस चीज़ में, ऋणात्मक में। आप लोग को मैंने क्या किया था, जो कि चिन्ह परिपाटी का नियम बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि लेंस की बाईं ओर की दूरियां मापी जाती है वो किस चीज़ में, ऋणात्मक में मापी जाती है। अब हम लोग चौथे नंबर पॉइंट को कवर करने वाले हैं कि लेंस के दाईं ओर और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होगी वह किस चीज़ में मापेंगे, धनात्मक में। बच्चों को तो अपने आप लोग को मैंने किरण आरेख में बताया था कि लेंस की दाईं ओर, ठीक है, लेंस की दाईं ओर और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां सभी क्या किस चीज़ में मापेंगे, धनात्मक मापेंगे, ठीक है। अब पाँचवें पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। नोट में आपको दिया गया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये याद हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसे कई बार बता दिया है, तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर होता है। तो अब हम लोग करने वाले हैं कि लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। चूँकि ये अगले लेक्चर में आप लोग को एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा लेक्चर एक तो दिया जाएगा 5-10 मिनट का, जिसमें आपको लेंस सूत्र सिद्ध करना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन किसे कहते हैं, अब आपके पास है अगले नंबर पॉइंट, जो कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है, तथा उसके सूत्रों को जानेंगे। तो आवर्धन बच्चों, तो बता दूं कि आवर्धन की परिभाषा जो आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा होगा, परावर्तन चैप्टर में दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए वही ये आवर्धन का परिभाषा वही हमारा गोलीय लेंस के लिए भी होगा। तो जैसा कि आप लोग फिर से, लेकिन मैंने बता देता हूँ कि लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई
वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे m द्वारा डिनोट करते हैं, इसे हम लोग m से सूचित करते हैं आवर्धन को। ठीक है, आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। तो अब हमें जानना है क्या, आवर्धन की सूत्र को जान लेते हैं, आवर्धन सूत्र जान लेते हैं। जब हमारा क्या दिया रहेगा, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया रहेगा, तो आवर्धन सूत्र हमारा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डाइस, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। h डाइस से हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट करते हैं और h से वस्तु की ऊंचाई को डिनोट करते हैं। यदि हमारे पास वस्तु की प्रतिबिंब दूरी दी होगी और वस्तु दूरी दी होगी, तो आवर्धन बराबर हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं v प्लस वी बाई यू। ठीक है, जब वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई नहीं मालूम हो तो क्या फार्मूला लगाने वाला है, ये लगता है फार्मूला, वही मैंने लिखा है बात को, ये कुछ खास बात इसमें आपको दिया गया नहीं है। जहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, v से डिनोट करेंगे, u से हम लोग वस्तु दूरी को डिनोट करते हैं, h डाइस से हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिनोट करते हैं और h से वस्तु की ऊंचाई को डिनोट करेंगे। तो हम लोग अगले नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी, बिना देरी किए हुए। दोस्तों, तो आपके पास वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दो बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको याद अब भी कर लेना है कि आवर्धन का मान ऋणात्मक और धनात्मक हो तो उसका क्या अर्थ होता है। पहला नंबर में आवर्धन का धनात्मक होना का अर्थ यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक और सीधा बनने वाला है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनने वाला हो। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ यह होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, इसे आप लोग याद ही कर लें। ये 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो अब हम लोग जानेंगे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी बुझे की समझिए, तो एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ कराई जा रही है आप लोगों को। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का हम लोग सूत्र देखते हैं कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f कब होगा, जहाँ फोकस दूरी क्या हो, मीटर में जब दिया हो तो क्या होगा, लेंस की क्षमता का सूत्र ये लगने वाला है। और जब क्या हो, प्रतिबिंब जब क्या हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र लगने वाला है 100/, f जो होगा सेंटीमीटर में होगा। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों, जब आपने लेंस की क्षमता को पढ़ा होगा तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लेंस की क्षमता जब हमने पढ़ लिया तो लेंस की क्षमता का जो सिंबल क्या होगा, तो आपको बताया जा रहा है नोट में। ठीक है, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो उसकी फोकस दूरी का होगा। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो उसकी फोकस दूरी का चिन्ह होगा। अतः उत्तल लेंस, ठीक है, तो अतः हमारा इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अतः उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं कि धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो आप लोग इतने होशियार है कि आप लोग तुरंत समझ सकते हो, मुझे पता है। अब आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। यह बच्चों 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ से, कि हमारे आँखों, फोटो कैमरा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रायः उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो आपको ये टॉपिक भी याद कर लेना है। अब आपके सामने क्या है कि लेंस की क्षमता को ड्वाफ्टर से मापते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, आप लोग को बता दूं कि लेंस की क्षमता को हम लोग ड्वाफ्टर से मापते हैं, डाइऑप्टर। तो 1 डाइऑप्टर इक्वल टू क्या होता है, ये आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि 1 डाइऑप्टर इक्वल टू 1 मीटर की पावर -1 होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, ये होता है 1 m की पावर -1 होता है। चूँकि कोई बोलते हैं कि ड्राफ्टर जो है कि लेंस का ऐसा ही मात्रक है, क्षमता कैसे मात्रक है, वो एक मापने के लिए मात्रक बताया जा रहा है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है,
इसे भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र सिद्ध करना है। क्या करना है, लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना है। यदि आपको प्रिज्म से अपवर्तन के नियम को आपको पढ़ना है तो कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है और इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम भी लिंक उपलब्ध है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है कि इसे आप कर सकते हैं कि @ हो गया PIY, सॉरी, एडुकेशन बाय पीयूष, EDUCATION, एडुकेशन बाय पीयूष। तो जो हमारा दोस्त एक तो पढ़ा रहा है उसका जो कि टेलीग्राम लिंक है @warrior WARRIOR वॉरियर मास्टर, इसे भी आप लोग, इस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको ढेर सारी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपको समझाया गया है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरी वीडियो का, जो भी आपको पढ़ाया गया उसका आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं शुरू से ओपन करता हूँ, आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लेने स्टार्ट करने हैं। न मिलित होते वीडियो चल जाएगा ये वीडियो तो।